Bismillahirrahmanirrahim. Your biology tutor Saad. Today we will discuss our next topic, that is kidney stones. Kidney stones या renal stones. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे बताया था, शेयर किया था ये पॉइंट कि हम किडनीज़ के लिए वर्ड रेनल यूज़ करते हैं. Stony material present in kidney, these stones have specified chemical nature. किडनी के अंदर स्टोन्स जो पाए जाते हैं उनकी एक ख़ास स्पेसिफिक केमिकल नेचर है जो कि मौजूद है किडनी स्टोन्स के अंदर. किडनी स्टोन्स बेसिकली करते क्या हैं, ये क्या इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं? मैंने लिखा भी है. सबसे पहला है पॉइंट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि यूरिनेशन के प्रोसेस के अंदर दिक्कत का महसूस होना, रिकावट हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है. ज़ाहिरी बात है ये जो कॉम्प्लिकेशन है जब ये किडनी के अंदर आ जाएगी, स्टोन वहाँ क्रिएट हो जाएगा, यूरिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगी. इन्फेक्शन क्रिएट होने की वजह से वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, यूरिनेशन नहीं होगा और इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का नाम हम देते हैं. किडनी स्टोन्स, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स हैं जो डिफरेंट काजेज़ की वजह से पैदा होते हैं. सबसे पहला पॉइंट है हाइपरकैलिसीमिया. जो वर्ड ईमिया है इससे जाहिर होता है कि ये डिसऑर्डर्स ब्लड के अंदर है. हाइपर का मतलब है हाई, कैल्सीमिया का मतलब है हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम. हायर लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, स्टोन्स ऑफ कैल्शियम. अब कैल्शियम जो है ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव आयंस का मेम्ब्रेन में से गुजरना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. ये न्यूट्रल सिचुएशन करने के लिए कैल्शियम के साथ नेगेटिव फॉस्फेट आयन लगता है जिसकी वजह से इसका पैसेज इजी हो जाए बॉडी के अंदर मूव करने के लिए, स्टोन बनाने के लिए. कैल्शियम फॉस्फेट जहां होंगे वो कंडीशन क्रिएट करेंगे हाइपरकैलिसीमिया. अबाउट 15% जो है स्टोन्स जो हैं वो कैल्सीमिया के हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के. Our next point is hyperoxaluria. नाम से जाहिर है higher level of oxalate in blood, formation of calcium oxalate stones. इसी तरीके से आगे बात को जारी रखते हुए अब ये जो कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन्स हैं ये किस वजह से बनते हैं? तो इसके दो कॉजेज़ हैं. सबसे पहला है ग्रीन वेजिटेबल्स, देन है टोमेटो. डॉक्टर जब पैथो लैब करते हैं, स्टोन की वजूहात को जानते हैं, देन दे सुजेस्ट कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स मत खाएं, आप टोमेटो मत खाएं, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ ऑक्सीलेट होता है जो किडनी स्टोन का कॉज बनता है. 70% जो है रेशो जो है वो है हाइपर ऑक्सीलेरिया की. हमारा थर्ड डिसऑर्डर है हाइपर यूरिसीमिया. हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड कॉजेज द हाइपर यूरिसीमिया. इसका जो परसेंटेज है वो है 10%. अब आप यहां देख लें 15% इसका था, 70% इसका है, 10% इसका है, ये टोटल 95% बन जाता है. 95% जो किडनी स्टोन्स हैं वो इन रैंक के अंदर आते हैं. अब बात रह जाती है कि 5% कौन से हैं. तो 5% में बचे सिस्टीन के स्टोन्स आ जाते हैं. एक बात यहाँ ऐड करते जाऊँ, जो ये किडनी स्टोन है बेसिकली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है.
जाहिर बात है हमारी बॉडी के अंदर इनको डाइजेस्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम को, फॉस्फेट को, ऑक्सीलेट को। जब एक वो मेटाबॉलिज्म का पाथवे डीएक्टिव हो जाता है तो ये किडनी स्टोन का वजह बनते हैं, कॉज करती है। अब फॉर्मेशन क्या है? सॉल्ट्स का प्रेसिपिटेट कर जाना, सॉल्ट्स का प्रेसिपिटेट करना, यूरिन के अंदर इसका कामुलेट हो जाना किडनी स्टोन का कॉज है। यानी कि किडनी का डिफरेंट पार्ट है, पेल्विस है, यूरिटर है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। इस पाथवे के अंदर कहीं भी किडनी स्टोन का बन जाना सॉल्ट्स की प्रेसिपिटेशन से, अकामुलेशन से। प्रेसिपिटेट का मतलब है तह लग जाना, अकामुलेट का मतलब है वहां जमा हो जाना। सो अब हम इसकी बात करेंगे, अपना बहुत ही अहम पॉइंट है यहाँ अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लुग़वी मानी है किसी चीज़ का इलाज करना। सो ट्रीटमेंट के बहुत सारे वेज हैं, उनमें से सबसे पहला है सर्जरी, कि उसको सर्जरी करके जो है वो रिमूव किया जाए। बट अब जैसे जैसे एडवांस साइंसेस होती जा रही हैं, एक न्यू मेथड डिस्कवर किया है जिसका नाम है लिथोट्रिप्सी। ये वर्ड से आगे आप डिटेल में देखेंगे इसके साथ, इसका लुग़वी मायने है नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम स्टोन्स को रिमूव कर देते हैं यूरिथर से, वो पेल्विस से आगे जो डक्ट निकलती है उसके अंदर से, या इवन गॉल ब्लैडर से। आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर के अंदर बेसिकली जो स्टोन्स बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की कामुलेशन से बनते हैं। सो अब हम इसको स्पेसिफिकली इस टेक्निक को अगर हम देखें तो इसके अंदर है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा आउटसाइड, कॉर्पोरियल का मतलब है बॉडी, शॉक का मतलब है झटका देना, वेव कोई आउटसाइड सोर्स से तोड़ देना। तो वो जो हम आउटसाइड सोर्स लेते हैं वो ज्यादातर एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड होती हैं। सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम अ मशीन आउटसाइड द बॉडी टू द स्टोन, जो कि अंदर की जाना मौजूद है, इनसाइड द बॉडी है, उसको ब्रेक कर देता है और फिर यूरिन के थ्रू उसको निकाल देता है। लेट्स सपोज ये रेड जो है, मैं इसको ह्यूमन कह देता हूं, ये उसका किडनी है और ये उसके अंदर स्टोन है। सो दीज आर फोकसिंग मिरर्स। ये जो है वो सोर्स है हमारा आउटसाइड, जो अल्ट्रा भी वेव हो सकता है, वेव, या एक्सरेज हो सकता है। सो ये जो सोर्स है फोकस करके अंदर की जानब आउटसाइड से इनसाइड इसको सैंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इस वे को, इस मेथड को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट का वे है, उसकी तरफ हम जाएंगे। पहले उससे पहले एक पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, रेनल फेलियर। बेटे रेनल का मतलब है किडनीज, फेलियर का मतलब है नाकारा होना। जैसे कि हम आपका एग्जाम लेते हैं, आपके पासिंग मार्क जो है अगर 100 में से हम देखें 33% है। कुछ बच्चे जो है 33% लेते हैं, कुछ जो है 30 लेते हैं। हम कहते हैं वो 3% और ले लेता, मेहनत कर लेता तो पास हो जाता। इसी तरीके से कुछ जो हैं वो 27, 28 और हद तक के 0 तक जाते हैं। इसी तरीके से किडनी जो है उसकी भी वर्किंग एफिशिएंसी है। किडनी फेलियर या रेनल फेलियर ये कंडीशन है जिसके अंदर किडनीज जो हैं वो डैमेज होती है, उसकी परसेंटेज होती है। अगर एक लेट्स सपोज एक किडनी का वर्किंग एफिशिएंसी 100% है तो 100% में से 70, 60, 30, 40 या 20 या इवन 10% इस तरह की फेलियर की कंडीशंस को हम रेनल फेलियर कहेंगे। सो वेरियस पैथोलॉजिकल
एंड केमिकल फैक्टर। बेटे पैथोलॉजिकल का वर्ड निकला है पैथोजन से। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं नेफ्रॉन को और उसकी भी एक स्पेसिफिक पार्ट जिसे हम ग्लोमेरुलर पार्ट कहते हैं, जहां हमारी फिल्ट्रेशन होती है। अब ये रिजल्ट क्या करता है? इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इससे बॉडी के अंदर एक कंडीशन आ जाती है अनीमिया। बेटे अनीमिया है खून की डेफिशिएंसी कहते हैं। हमारे जिस्म में हार्मोन एक सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं हीमोपाइटिन, जो कि ब्लड सेंसिस के अंदर मदद करता है। जब ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये हार्मोन भी सीक्रेट नहीं होता और जिससे ब्लड भी कम बनता है। अब इस सिचुएशन को डील करने के लिए किडनी की एफिशिएंसी जब लो हो गई है, उस इश्यू को एड्रेस करने के लिए हम एक वे की तरफ मूव करते हैं, दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम रिमूव कर देते हैं वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड क्या है? ब्लड। अच्छा, डायलिसिस तब नेसेसरी है जब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल्स को सही तरीके से निकाला नहीं जा रहा, उसको एलिमिनेट नहीं किया जा रहा। सो इसके अंदर दो टर्म्स में आपसे यूज करने लगा हूं। एक होता है एक्यूट रेनल फेलियर, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट के अंदर किडनीज काम कर भी रहे होते हैं और काम नहीं भी कर रहे होते हैं। क्रॉनिक कंडीशन के अंदर किडनी टोटली तौर पर काम करना छोड़ देते हैं और ये सीवियर के सिचुएशन होती है। फिर इस सीवियर सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास फर्दर दो मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है आपके साथ। एक का नाम है हीमोडायलिसिस और दूसरे का नाम है पेरिटोनल डायलिसिस। सो फर्स्ट वी डिस्कस हीमोडायलिसिस। हीमो का वर्ड ब्लड से निकला है, सो क्लीनिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। ये डायलिसिस हम एक मशीन के अंदर करते हैं, उसका नाम है डायलिजर, और डायलिजर एक्ट करता है एज अ आर्टिफिशियल किडनी, जैसे कि मैंने यहां आपके सामने लिखा है। इट्स अ किडनी मशीन विच वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। सो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि लिखा है, एज टू स्पेसिस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। लेट्स सपोज ये एक थिन मेम्ब्रेन है, वैसे तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है बट जर्नलाइज हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां। ये है हमारा डायलिसिस फ्लूइड और ये हमारा है ब्लड। जो ब्लड है, याद रखिएगा, ब्लड जो आएगा वो आर्टरी से आएगा और जब वो क्लीन हो जाएगा तो वो वेन के जरिए बॉडी में अगेन चला जाएगा। वेल, एक ह्यूमन सोर्स होगा इधर, उसकी आर्टरी और उसकी वेन को पहले डायसेक्शन करेंगे। ये एक कॉम्प्लिकेटेड है, ये यहाँ तो नहीं है, किसी और टाइम हमें टाइम मिला तो इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। वेल, हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है, एज द टू स्पेसिस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। सो ये दो स्पेसिस हैं, ये एक ह्यूमन है, उसकी ये आर्टरी है, उससे यहाँ इसका ब्लड आ रहा है। ये थिन मेम्ब्रेन है जो इसको सेपरेट कर देगी डायलिसिस फ्लूइड से। तो ये थिन मेम्ब्रेन है, जैसे कि यहाँ लिखा है इसने, एज टू स्पेसिस सेपरेटेड बाय दिस थिन मेम्ब्रेन। तो दिस इज द
थिन मेम्ब्रेन। ये एक साइड पे मैंने आपके साथ लिखा भी है, वन साइड ये ब्लड वाली है एंड द अदर साइड इज डायलिसिस फ्लूइड। सो बेटे अब इस ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा या एक्स्ट्रा वाटर होगा वो यहां से मूव कर जाएगा डायलिसिस फ्लूइड की तरफ, और जो ब्लड क्लीन होता जाएगा वो वेन से अगेन बॉडी की तरफ मूव कर जाएगा। दिस इज हीमोडायलिसिस। अच्छा, जो हीमोडायलिसिस है इसको 2 से 3 दिन के बाद परफॉर्म करना पड़ता है। ये काफ़ी तकलीफदेह प्रोसेस है, इसके लिए हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है। जो अब हमारा नेक्स्ट वे है दैट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ आप देख रहे होंगे सेम प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल सेम है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? पेरिटोनियम के ऊपर। अब ये क्या स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं। बेटे लेट्स सपोज ये किसी ह्यूमन का एब्डोमेन पार्ट है। ये जो बेटे इसके साथ जो है यहां, इसे कहते हैं पेरिटोनियल। बेटे पेट के अंदर हमारी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। लेट्स सपोज यहाँ हार्ट है, यहाँ स्टमक है, लीवर है, किडनीज हैं। बेटे इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन फोल्ड है जिसका नाम है पेरिटोनियम। इसे विजरल मेम्ब्रेन भी नाम देते हैं। जैसे ये रेड कलर वाली पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, इसी तरीके से ये जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर है विजरल मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम का नाम हम इसको देते हैं। बेटे इसके अंदर ये पेरिटोनियल और पेरिटोनियम के दरमियान ये कैविटी है, इसको नाम देते हैं पेरिटोनियल कैविटी। बेटे आपको पता है कि हमारे बॉडी के पार्ट्स के पास डिफरेंट आर्टरीज हैं जिनके पास ब्लड की सप्लाई मौजूद होती है। अब ये कैसे डिफरेंट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया पेरिटोनियम का, सो आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कौन सी है, पेरिटोनियम क्या है और पेरिटोनियल कैविटी क्या है। सो अब यहाँ से हम मूव करते हुए इस तरफ आते हैं। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहां तक मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम आगे चलते हैं। हम इस कैविटी के अंदर एक बर्नोला लगाते हैं या इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं स्पेसिफिक कैथीटर। डायलिसिस फ्लूइड इज एंटर इन पेरिटोनियल कैविटी थ्रू कैथीटर। तो ये कैथीटर है जिसके जरिए हम ऐड करते हैं डायलिसिस फ्लूइड। सो अब होता क्या है, जैसे ही ये इसके अंदर ऐड होता है तो ये पेरिटोनियम के अंदर भी जाता है। पेरिटोनियम के अंदर क्योंकि आर्टरीज ऑलरेडी मौजूद है, उनके पास ब्लड है, ठीक है, तो वहां से एक्सेस जो है मटेरियल वेस्ट वो पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर आ जाता है और वो फ्लूइड जो है बॉडी के अंदर से निकल जाता है और ब्लड क्लीन हो जाता है। अब इसका डिफरेंस क्या है हीमोडायलिसिस से? एक तो पेरिटोनियम का हो गया, दूसरा ये करना इजी है, इसके अंदर हॉस्पिटल बार बार विजिट नहीं करना पड़ता, ये थोड़ा सा इजी प्रोसेस है, ठीक है। इसके अंदर किडनीज जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ तक तो आपने पढ़ा एक्यूट सिचुएशन के अंदर क्या किया जा सकता है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। अब लेट्स सपोज क्रॉनिक है,
यानी कि मैंने आपसे जैसे शेयर की थी पहले बात, 100, 80, उसके बाद 70, 60, 40, 30, 20, 10, अब 0 के ऊपर आ गई कंडीशन। अब किडनी नाकारा टोटली हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लास्ट एक अपना पॉइंट यूज करेंगे इसको क्योर करने के लिए, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। बेटे किडनी ट्रांसप्लांट, ट्रांस डिफरेंट, किसी और से किडनी को लेकर उस ह्यूमन के अंदर देना जो अपनी किडनी को फेल कर चुका है, उसके अंदर उसको ऐड करना इस कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। इसके दो स्पेसिफिक नाम है, यूरेमिया और एंड स्टेज, यानी कि टोटली अब किडनी जो है वो अपना काम करना छोड़ चुके हैं। सो इसके अंदर हम सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन की तरफ मूव करते हैं। इसमें एक बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि डोनर और रेसिपिएंट, डोनर वो जो किडनी देगा, डोनेट करेगा, रेसिपिएंट जिसकी किडनी एंड स्टेज के ऊपर है, अब उसको किडनी चाहिए। सो बेटे जैसे ब्लड स्पेसिफिक होते हैं, ए ब्लड ग्रुप को ए लगेगा, बी को बी लगेगा, इसी तरीके से जो किडनी डैमेज हुई है रेसिपिएंट की, वो डोनर से 100% मैच करनी चाहिए, तब ही ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल है। सो एंड स्टेज को, क्रोनिक स्टेज को फिर हम इस तरीके से क्योर कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। डायलिसिस का टॉपिक ख़ास तौर पर ये आ जाता है बोर्ड के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर, फिर ये इसकी डेफिनेशन का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। इसमें से MCQs भी बनते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। और आज हमने किडनी स्टोन्स का टॉपिक पढ़ा है, किडनी स्टोन के अंदर उसकी टाइप्स देखे हैं हमने, फिर हमने उसका सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट को हमने देखा है। नॉन सर्जिकल में लिथोट्रिप्सी है, फिर उसके बाद रेनल फेलियर की तरफ गए, एक्यूट और क्रॉनिक सिचुएशन को हमने देखा। एक्यूट है तो फिर हमने दो मेथड्स देखे, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, और फिर हमने जब एंड स्टेज आ जाती है, रेनल फेल हो जाता है, एंड स्टेज यूरेमिया हो जाता है, तो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।